नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टार्च। वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए और उन्हें नवीन रूप प्रदान करने के लिए जो कलफ लगाया जाता है उसे हम स्टार्चिंग या कलफ लगाना कहते हैं। विशेषकर लगातार प्रयोग से सूती वस्त्र जो होते हैं वे नरम, मुलायम, लुसलुसे, कांतिहीन, आकर्षणहीन और सौंदर्यहीन एवं बेजान हो जाते हैं। ऐसे वस्त्रों को धारण करने के लिए किसी की इच्छा नहीं होती, अतः उन्हें पहनने लायक और हमारे व्यक्तित्व में निखार और आकर्षण लाने के लिए उन वस्त्रों को में नवीनता, ताजगी, कड़ापन, चमक, कांति, आकर्षण, सौंदर्य आदि लाने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च वनस्पति से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों की हरी पत्तियों की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल होता है, वे क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल को ग्रहण करके प्रतिक्रिया कर कार्बोस एवं ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसे हम फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही स्टार्च का निर्माण होता है। स्टार्च का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके। कार्बोस द्वारा पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है और इस पेड़ पौधों को वे अपने जड़, तना, फल, फूल या बीज आदि में जमा कर लेते हैं। तनों से जो कार्बोस सेल्यूलोज के रूप में जमा होता है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। स्टार्च कार्बोस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसमें जमा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। कार्बोस एक जटिल स्ट्रक्चर होता है इसका और रासायनिक सूत्र C6H10O5 होता है। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, शकरकंद आदि, अरारोट आदि स्टार्च के प्रमुख स्रोत हैं। बबूल के पेड़ से गोंद की प्राप्ति होती है। स्टार्च सफ़ेद रंग का होता है। इसके चारों ओर सेल्यूलोज का आवरण होता है। ताप के संपर्क में आने से इसका ऊपरी आवरण फट जाता है और जेली के समान घुलनशील रचना बनती है और इस प्रक्रिया को हम जेलेटिनाइजेशन कहते हैं। हम यदि इसके सोर्स को अध्ययन करेंगे तो इनकी आकृति में, इनके आकार में और गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ स्टार्च जल के अंदर घुलनशील होते हैं तो कुछ बहुत देर से घुलते हैं। कुछ वस्त्रों में कड़ापन और चिकनाहट प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा स्टार्च वही होता है जो गंध रहित और रंगीन हो और रेशों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। धुलाई प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला जो स्टार्च है उसमें कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है, अर्थात उसमें पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि वस्त्रों के अंदर वांछित कड़ापन लाए और नम्यता जो होती है उसको आप पहनते हैं वस्त्र को तो आपको एक रफनेस महसूस न हो। वस्त्र आपको सॉफ्ट महसूस होना चाहिए। वस्त्रों के रेशों के बीच स्टार्च के कण फंसकर बुनाई रचना को सघन करते हैं। वस्त्रों की सतह पर चिकनाहट लाने की क्षमता हो ताकि धूल, कण, बालू, मिट्टी, गंदगी आदि फिसल कर गिर जाएं। वस्त्र पर अवरोधी सतह निर्माण करने की क्षमता हो इसमें, जिससे वस्त्र जल्दी गंदे न हो। वस्त्र में चमक, ताजगी और नम्यता लाने के गुण इनमें होना चाहिए। स्टार्च का प्रयोग करना अत्यंत आसान और सहज हो, जिससे जब चाहे तब बिना किसी झंझट के हम वस्त्रों पर स्टार्च लगा सकें। स्टार्च रंगहीन और गंधहीन होना चाहिए। रंगहीन, नॉट रंगीन। ओके। रंगहीन और गंधहीन होना चाहिए। इससे वस्त्रों की तंतु की रचना, आकार आदि को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
तो एक धुलाई प्रक्रिया के अंतर्गत स्टार्च जो पाया जाता है उसमें इन गुणों का होना आवश्यक है। अब जो स्टार्च हम वस्त्रों के लिए यूज़ करते हैं वे विभिन्न प्रकार के हैं। पहला है आपके गेहूं का स्टार्च, मैदा के रूप में विस्कस सॉल्यूशन इसका हम फॉर्म करते हैं और इसको हम कपड़ों पर लगाते हैं। चावल का स्टार्च, गेहूं के स्टार्च के समान भी अच्छा सूक्ष्म इसके कण होते हैं और वस्त्रों पर हम इसको लगाते हैं तो ये वस्त्रों के बीच के जो रिक्त स्थान होते हैं उसको भर देता है। यूजुअली चावल के स्टार्च के साथ हमें बोरिक पाउडर अथवा वैक्स का मिला देने से वस्त्रों पर ताजगी, चमक और नवीनता आ जाती है। चावल के स्टार्च को तैयार करने के लिए खौलते पानी में इसको पकाया जाता है। चावल पककर नरम भात बन जाता है और इसका जो मांड होता है उसको हम स्टार्च के रूप में यूज़ करते हैं। चावल एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है और महंगा होने के कारण यूजुअली इसका स्टार्च हम घरों के अंदर बहुत कम यूज़ करते हैं। घरेलू स्तर पर तो इसमें हम जो हमारे खाने के लिए चावल बनाते हैं उसका मांड निकाल कर लगाएं तो हमें एक्चुअली चावल से जो हमारा मोटापा बढ़ता है वह कम हो जाता है, प्लस जो इसका पानी निकला है उसका हम सही सदुपयोग कर लेते हैं। तीसरा आता है अरारोट। अरारोट एक विशेष प्रकार के पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। धूप में सुखाकर इन्हें कूटा जाता है, तत्पश्चात पानी से धोया जाता है, तब इन्हें सुखाकर पाउडर की प्राप्ति होती है। बाजार में पाउडर के रूप में तैयार अरारोट मिलता है। अरारोट की कलफ तैयार करने के लिए आपको इसे थोड़ी सी मात्रा में जल में पेस्ट बनाना चाहिए। खौलते पानी के अंदर उस पेस्ट को डालना चाहिए, फिर उसे पकाना चाहिए और कंटिन्यूअसली हमें हिलाना चाहिए ताकि उसके अंदर जो गुठली होती है वह न पड़ जाए। जब घोल गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है तो कलफ तैयार हो जाता है। इसे आँच कर उतार लेना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ठंडा पानी मिलाकर इसमें हमें प्रयोग करना चाहिए। मक्के का स्टार्च के जो कण मध्यम आकार के होते हैं वस्त्रों पर अत्यधिक कड़ापन लाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। साथ ही वस्त्रों में नमनीयता का जहाँ अभाव होता है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। फलतः वस्त्र स्पर्श में कड़े और कठोर हो जाते हैं। इस कारण वस्त्रों पर कलफ देने के लिए मक्के का स्टार्च का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा एक्चुअली इसमें जो सॉफ्टनेस है वह वस्त्र को प्राप्त नहीं होती है, रफनेस प्राप्त होती है, जिसके कारण हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। साबूदाने का स्टार्च, साबूदाने के स्टार्च हमें कण के रूप में मध्यम आकार के होते हैं। अवगुण इसमें वही पाया जाता है जो मक्के के स्टार्च में है। इसके स्टार्च वस्त्र पर पर्याप्त कड़ापन तो देता है, परंतु वांछित नमनीयता नहीं होने के कारण वस्त्र के लिए कलफ के लिए कम उपयोगी माना गया है। टैपियोका या आलू का स्टार्च। टैपियोका का स्टार्च कसावा नाम के जड़ों से हमें प्राप्त होता है और इसकी जड़ों को सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है। इस पाउडर को थोड़े पानी में पेस्ट बनाकर घोल लिया जाता है और इसे फिर पेस्ट को हम खोलते पानी में या उबलते हुए पानी के अंदर डालते हैं और इस प्रकार हमारा स्टार्च तैयार हो जाता है। आलू का स्टार्च तैयार करने के लिए आलू का आप छील कर दबाकर गाढ़ा दूध के समान पदार्थ निकलता है। तत्पश्चात उस गाढ़े घोल को हम पकाते हैं तो वह मिश्रण पारदर्शी हो जाता है और इस प्रकार हमें आवश्यकता अनुसार ठंडा पानी मिलाकर वस्त्रों को कलफ लगाते हैं। यूजुअली हम इन सब प्रकार के कलफ में से ज़्यादातर हम अरारोट की कलफ को प्रेफर करते हैं। गोंद का स्टार्च बबूल अरेबिया एकेशिया अरेबिका गोंद बबूल वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। रेशमी कीमती बहुमूल्य जरीदार गोटेदार वस्त्र होते हैं, उनके में कलफ करने के लिए हम इस गोंद का उपयोग करते हैं, क्योंकि दूसरे स्टार्च का उपयोग एक्चुअली करने पर वस्त्र में सफ़ेद दाग या स्पॉट्स लग जाते हैं। शिफॉन के वस्त्रों पर भी हम गोंद का कलफ लगाते हैं। गोंद का कलफ लगाने के लिए
30 ग्राम गोंद में 1 लीटर पानी के अंदर डालकर उबाला जाता है। गोंद का पानी में डालने से पूर्व कूट कर महीन कर पाउडर तैयार कर लिया जाता है। जब इसका गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है तो इसको ठंडा करके शीशी या डब्बे अथवा बर्तन में भर कर रख लिया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसमें ठंडा पानी मिलाकर हम कलफ को लगाते हैं। केमिकल स्टार्चेस बाजार के अंदर उपलब्ध होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं और इसमें मुख्य रूप से आपके बेरियम सल्फेट और कैल्शियम एलिगनेट इनका उपयोग किया जाता है। इनका गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है, तत्पश्चात स्टार्च बनाया जाता है। डिप एक प्रकार का रासायनिक स्टार्च ही है। इससे वस्त्रों में अद्भुत कड़ापन और नमनीयता आती है। व्यापारिक स्टार्च या कमर्शियल स्टार्च, लार्ज स्केल्स के ऊपर रेडीमेड स्टार्च हमारे पास बाजार के अंदर उपलब्ध होते हैं। लार्ज स्केल पर इन्हें बाजार में हम उपयोग के लिए बाजार से हम रेडीमेड खरीद सकते हैं। बंद डिब्बों में बाजार में ये उपलब्ध होता है। इन्हें 2 या 3 प्रकार के स्टार्च के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इन स्टार्चों के स्रोत मुख्य रूप से पेड़ पौधे ही होते हैं। रिवाइव स्टार्च जैसे आपका होता है, रिवाइव आजकल बाजार के अंदर जैसे आप रेडीमेड स्टार्च लेते हैं। कोलमन स्टार्च आदि जो व्यापारिक नाम से ये स्टार्च पाए जाते हैं। कलफ तैयार करने से पूर्व डब्बों पर अंकित निर्देशों का पालन करना चाहिए, तभी वस्त्रों पर वांछित कड़ापन आता है। तैयार कलफ पाउडर या दाने और आजकल तो लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। ब्रिटिश गोंद का कलफ, ब्रिटिश कम स्टार्च, यह गोंद कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है। इसमें स्टार्च की रासायनिक विधि से टेक्सटिन में बदला जाता है। इसका उपयोग करना अत्यंत सरल और सहज होता है क्योंकि ये ठंडे पानी के अंदर शीघ्रता से घुल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के स्टार्चेस प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं स्टार्च बनाने की विधियाँ। 2 मेथड से आपका स्टार्च तैयार होता है, एक गर्म विधि से और ठंडी विधि से। स्टार्च के लिए जो ठंडी विधि है उसमें हमें 1 चम्मच स्टार्च, आधा चम्मच हमें बोरेक्स पाउडर, आधा कप ठंडा पानी, 2 कप उबलता पानी और 1/4 चाय का चम्मच आपको मोम की आवश्यकता होती है। आपको एक ठंडे पानी के अंदर स्टार्च, बोरेक्स और मोम मिलाकर पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट में अति शीघ्रता से खौलते हुए पानी में डालें तथा लगातार हिलाते रहें जब तक कि समस्त मिश्रण गोल पारदर्शी न बन जाता है। तब गोल पारदर्शी बनते ही पूरे स्टार्च के कण फूलकर फट जाते हैं। इस प्रकार स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इस कोलोइडल सॉल्यूशन में शीघ्रता से इतनी मात्रा में ठंडा पानी डालें और चुटकी भर नमक डाल दें। समस्त मिश्रण को हिलाकर एक साथ कर लें। नमक डालने से कलफ चिपचिपा नहीं होता है और वस्त्र पर इस्त्री करने में सरलता आती है। जब वस्त्र पर कलफ देने के लिए तैयार होता है तो वस्त्र की तह को अच्छी प्रकार से खोलकर कलफ लगानी चाहिए, भीतर डुबोना चाहिए और ऊपर उठाना चाहिए जैसे हम वस्त्र को खंगालते हैं। इस क्रिया को तब तक दोहराई जानी चाहिए जब तक कि संपूर्ण जो वस्त्र है उस पर कलफ नहीं लग जाती है। वस्त्र को निचोड़कर सुखा देना चाहिए। वस्त्र पर कुछ नमी रहे तभी इस पर इस्त्री की जानी चाहिए। सूती वस्त्रों पर सिकुड़न तभी हटती है जब इन पर थोड़ी गीली अवस्था होती है। तो इस प्रकार हम गर्म विधि से स्टार्च तैयार कर लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं ठंडी विधि से कैसे तैयार किया जाता है। तो गर्म विधि के लिए हमने देखा स्टार्च 1 बड़ा चम्मच, बोरेक्स आधा छोटा चम्मच, ठंडा पानी आधा कप, उबलता पानी 2 कप और मोम 1/4 टीस्पून की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ठंडे विधि के अंदर भी कलफ तैयार करने हेतु हमें स्टार्च का पाउडर 1 चम्मच, बोरेक्स 1 चाय का चम्मच, मोम 1/4
चाय का चम्मच, खौलता पानी 1 बड़ा चम्मच और ठंडा पानी आवश्यकता अनुसार। उबलते हुए पानी में बोरेक्स और मोम को मिलाकर घोल तैयार करना है हमें। एक बर्तन में स्टार्च लें और इसी में बोरेक्स और मोम को घोलकर पेस्ट मिला दें। जब स्टार्च, बोरेक्स और मोम अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए तो इसमें आवश्यकता अनुसार ठंडा पानी मिलाकर बराबर हिलाते रहे ताकि सभी मिश्रण एक साथ हो जाए। अब इसे बारीक मलमल के कपड़े से छान कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इससे स्टार्च के कण मुलायम और नरम हो जाएंगे। ठंडे जल से निर्मित स्टार्च वस्त्र पर कलफ लगाने के लिए वस्त्र को सूखा रहना आवश्यक है। प्रयोग करने से पूर्व हिलाकर एक साथ कर लें घोल को और तहे खोलकर वस्त्रों को वो पानी के अंदर डुबोएं जिससे स्टार्च को अच्छी तरह से लग जाए। इन्हें निचोड़कर हमें हटा देना चाहिए और ठंडी विधि से जो वस्त्र पर अत्यधिक कड़ापन आ जाता है, अतः इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब वस्त्र को अधिक कड़ा करने की आवश्यकता हो। कफ, कॉलर, टोपी, फ्रिल, मलमल, वॉयल आदि पर हम इनका उपयोग करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वस्त्र को कलफ देने के क्या लाभ हैं। तो इससे वस्त्र में कड़ापन, ताजगी, नमनीयता, नवीनता और चमक आती है। कड़ापन लाने से लुकलुके वस्त्र कड़े हो जाते हैं, पहनने के अंदर आकर्षित लगते हैं। कलफ देने से जो हम इस एक्चुअली प्लीट्स वगैरह होती है वे अपने स्थान पर बनी रहती हैं। कलफ देने से इसकी रचना सघन हो जाती है वस्त्र की, क्योंकि जो कलफ होता है वह वस्त्र के जो खुले स्थान होते हैं उनमें फिल हो जाता है। वस्त्र गंदे शीघ्र नहीं होते हैं और धुलाई करना आसान होता है क्योंकि धूलकण वस्त्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये वस्त्र को एक्चुअली धूलकण प्रूफ बना देते हैं। वस्त्र जल्दी सिकुड़ने और सलवटे नहीं पड़ती है। सुंदर, आकर्षक, स्मार्ट दिखाई देता है। पुराने कपड़े जो बेजान होते हैं, छिद्रदार, लुगलुगे होते हैं, उनमें एक नवीन जीवंतता, सघनता और ताजगी प्रदान करने का काम स्टार्च के द्वारा किया जाता है। स्टार्च के डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ऐसे वस्त्रों के ऊपर जीवाणुओं का अटैक शीघ्र हो जाता है। इसमें जीवाणु, फफूंद, कीड़े आदि लगते हैं और वस्त्र को नष्ट कर देते हैं। कलफ के परिधान गर्मी में पहनते हैं तो उनके स्टार्च के छिद्रकण एक्चुअली हवा का आगमन नहीं होता है, जिससे वस्त्र पहनने पर हमें पसीना अधिक होता है। कलफ का कड़ापन त्वचा को कष्ट पहुंचाता है, जिससे आराम की अनुभूति नहीं होती है, परंतु कलफ के फायदे अधिक हैं बनिस्बत की हानियां। और वस्त्र के अंदर नवीनता और सघनता लाने के लिए हम वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए, ताजगी प्रदान करने के लिए हम कलफ का उपयोग करते हैं। स्टार्चिंग करते वक्त हमें वस्त्रों में कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है। अर्थात कलफ के अंदर हम थोड़ा सा बोरेक्स डाल दें जिससे चमक पड़ जाएगी। वस्त्र के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें कलफ बनाते वक्त, तो उससे एक्चुअली प्रेस करना आसानी हो जाएगी। वस्त्र को अच्छी तरह से साफ धो लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें कड़ापन या वस्त्र पर स्टार्च लगाना चाहिए। वस्त्र को हमें नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड के द्वारा डुबोना चाहिए। वस्त्र को अच्छी तरह से निचोड़ कर झटक कर धूप में सुखाना चाहिए। सुखाते समय खींचकर इसके ताने बाने एक समान कर लेने चाहिए। जब वस्त्र थोड़ी नमी रह जाए तब वस्त्र में उठाकर हमें इस्त्री कर लेनी चाहिए, जिससे कड़ापन और चमक में वृद्धि होती है। श्वेत वस्त्र में नील लगाने की आवश्यकता पड़ती है, अतः इन्हें कलफ करते समय उसमें नील डालनी चाहिए। कलफ किए वस्त्रों को बहुत अधिक देर तक हमें धूप में नहीं सुखाना चाहिए। तो इस प्रकार हम कलफ लगे वस्त्रों को तैयार कर सकते हैं और हमारे वस्त्रों में नवीनता और कड़ापन ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।